अक्सर हम ये देखते हैं या सुनने में आता है कि जी फ़लाँ का बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया है, या कोई पेरेंट कंप्लेंट लेके हमारे पास आ जाता है कि मेरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया। और इस कम्पेटिटिव दौर में, जो एआई का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में हर उम्र के लोग डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं। अब बच्चों में जब डिप्रेशन आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एज़ पेरेंट आपको ये पता हो कि उनके क्या अलामात हो सकती हैं, ताकि आप उन अलामात को पिक करके किसी कंसल्टेंट से मशवरा कर सकें, किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करके उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सकें। तो अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो सबसे पहली अलामत इसमें परसिस्टेंट सैडनेस की है, यानी बहुत अरसे तक उदासी रहने की है। और वो जो बच्चा है ज़्यादातर होपलेस या मायूस महसूस करता है, और दूसरे नंबर पे वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका खेलने कूदने में भी इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका अपने दोस्तों से मिलने में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका कहीं बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर आपने उसका हर एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं देखना, या सिर्फ पढ़ाई की तरफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखना। तीसरे नंबर पे ऐसा बच्चा जो डिप्रेशन का शिकार होगा, एक तो उसका स्लीप पैटर्न जो है वो अल्टर्ड होगा, वो कोई नॉर्मल स्लीप पैटर्न नहीं होगा, या वो बहुत ज़्यादा सो रहा होगा, या वो बहुत ज़्यादा जाग रहा होगा। आपको एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न से फ़र्क लगेगा। पैटर्न आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जब वो बच्चा नॉट सो डिप्रेस था, या किसी हेल्दी मेंटल हेल्थ की उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी थी, तो उस वक्त उसका स्लीप पैटर्न वैसा नहीं था, लेकिन कुछ अरसे से उसके पैटर्न में कोई चेंजेस आना शुरू हो गया हों। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न जो नोट करना होता है, दैट इज़ एपेटाइट। अब एपेटाइट के पैटर्न में ये नोट करना होता है, कुछ बच्चे हैं जो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं उसे कहते हैं कि वो एंजाइटी में या डिप्रेशन में ज़्यादा खा रहा है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको भूख लगना कम हो जाती है। सो इट कैन गो ईदर वेज, कम भी खा सकता है, ज़्यादा भी खा सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करता है बच्चा, हर वक्त जिस्म में थकावट महसूस करता है, या माँ बाप को कंप्लेंट करता है कि मेरे जिस्म में दर्द है। जबकि जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं आमतौर पे उनको ऐसी कंप्लेंट्स नहीं होती। इसके अलावा ऐसे बच्चों को आमतौर पे कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ये किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते। आप उन्हें एक टास्क देंगे, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर वो कोई आप उनको छोटे बच्चों के लेवल के डिसीजंस लेने का कहेंगे तो उस पर ठीक से चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चाइल्डहुड डिप्रेशन जो है इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और इसमें कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं। अगर हम वजूहात की बात करें तो जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन जो है ये इंक्रीज़ करती है आमतौर पे बच्चों में भी डिप्रेशन का रिस्क। सो जेनेटिक्स प्ले अ ग्रेट रोल। इसके अलावा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में ऐसे होते हैं जो जिनका जो लेवल है वो अल्टर हो जाए तो वो भी चाइल्डहुड डिप्रेशन कर सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंट में बच्चे के आसपास क्या हो रहा है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, घर में पेरेंट्स की कोई लड़ाई तो नहीं हो रही, पेरेंट्स अपसेट तो नहीं है, स्कूल का कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई टीचर के साथ कोई स्ट्रेस तो नहीं है, या कोई ऐसा उसके लाइफ चेंज है सिग्निफिकेंट जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज हो गया, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा या कोई सिग्निफिकेंट चेंज इन लाइफ, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और जो बच्चों में एक फैक्टर बहुत ज़्यादा देखा गया है, दैट इज़ सोशल एंड इमोशनल फैक्टर। उसमें आ जाती है बुलिंग। फॉर एग्जांपल, बच्चा स्कूल जाता है, वो बुली होने लग गया है तो बच्चा आइसोलेट हो जाता है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, और बजाय इसके कि वो माँ बाप को बताए या हेल्प सीख करे कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करके उसमें से निकलना है, वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। दूसरे नंबर पर सोशल आइसोलेशन हो सकती है कि अगेन ये ज़्यादातर स्कूल में या जो बच्चों के प्लेइंग ग्रुप्स बने होते हैं, फॉर एग्जांपल शाम में बच्चा किसी फुटबॉल क्लास में जाता है, किसी स्विमिंग क्लास में जाता है, वहाँ पे उसको आइसोलेट किया जा रहा है, बाकी बच्चे उससे बात नहीं कर रहे, उसे कॉर्नर किया जा रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं ज़िंदगी में जिसमें जैसे डिफ़िकल्टीज़ इन रिलेशनशिप है, बच्चे का माँ या बाप के साथ सही से कनेक्शन मेनटेन नहीं हो रहा, या पेरेंट्स हैं सेपरेटेड हैं और किसी एक पेरेंट के साथ उसका रब्ता ज़्यादा है, किसी दूसरे पेरेंट के साथ कम है, तो ये भी एक इमोशनल ट्रिगर बनता है बच्चे के लिए डिप्रेशन का। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो चाइल्डहुड डिप्रेशन को कॉज भी कर सकते हैं और ट्रिगर भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे और सपोर्ट पे कि हमने अगर किसी बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो चाइल्डहुड डिप्रेशन का शिकार है तो हमने उसको बेहतरी की तरफ किस तरह लेके जाना है। सबसे पहले तो इसमें होती है जी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इससे CBT भी कहते हैं, या इंटरपर्सनल थेरेपी जिसे IPT कहते हैं। ये
बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। बहुत से जो माहिर डॉक्टर्स हैं वो इसकी CBT करवा रहे हैं या कर रहे हैं, और या फिर वो IPTs कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी माहिर डॉक्टर के मशवरे के साथ, किसी मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगेन आपने इसमें सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाना। तीसरे नंबर पे इन दोनों चीज़ों से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप कह लें कि इसके जितनी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट दो जगहों से आएगी, एक आएगी फैमिली से, दूसरी आएगी फ्रेंड्स से। तो अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे कि येस यू कैन गेट आउट ऑफ दिस बबल, आप इस ट्रॉमा में से निकल सकते हैं, आप इस परेशानी में से निकल सकते हैं, तो बच्चा एक सपोर्ट होने की वजह से ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स थेरेपीज़, जो मैंने आपको शुरू में बताई। इसके अलावा अगर कोई बच्चे का क्लोज़ फ्रेंड ऐसा है जिसकी वो बात ज़्यादा सुनता है, तो आप उस बच्चे के फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो इट विल अगेन बी अनदर सपोर्ट सिस्टम फॉर द चाइल्ड, और इट प्लेज अ ह्यूज रोल। चौथे नंबर पे इन बच्चों के लाइफस्टाइल में कुछ रेगुलर चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो आपने इन बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज का कहना है। अगर वो थिन लीन है या उनका बहुत ज़्यादा वेट गेन का मसला नहीं है, तो भी उन्हें कहें कि आप थोड़ी सी वॉक कर लें। कोशिश करें कि पेरेंट बच्चे के साथ जाए, वॉक करवाएं, बजाय इसके कि उसको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पर डालें या कार्डियो में या जिम में डालें। तो आप बच्चे के साथ वॉक करें या बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी करें फिजिकल। दूसरे नंबर पे बच्चे को हेल्दी ईटिंग पे लाएं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जंक खा रहा है, पिज़्ज़ास पास्तास बर्गर्स पे आ गया है, तो उसे सैलड्स भी चखाएं, उसे स्टीम्ड फूड भी चखाएं, उसको ऐसे फूड घर पे बना के दें जो टेस्टी भी हो और हेल्दियर ऑप्शंस भी हों। और तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि उसके स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करना है। अगर वो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा, तो आपने उस बच्चे की मदद करनी है। आपने उसके स्लीप पैटर्न सेट करने हैं कि ये एक आपका फ़िक्स टाइम है सोने का और ये आपका फ़िक्स टाइम है उठने का, और कोशिश करें कि सोने से 2 घंटे पहले बच्चे से गैजेट्स भी ले लें। अच्छा, अब इस सब प्रोसेस में ज़रूरी बात यह है कि ये जब भी डिटेक्ट हो, इसको जल्दी इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आया जाए। अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मैनेजमेंट में। इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डिटेक्ट जल्दी हो जाए। आम तौर पे वालिदैन इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्कूल के टीचर्स जो हैं वो बच्चों के माँ बाप को बुला के इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, या आइसोलेट हो रहा है, या लगता है ऐसे कि ये परेशान है, तो आप बताएं क्या वजह है। सो समटाइम्स टीचर भी बता देते हैं। अगर इससे पिक नहीं हो रहा तो बच्चों के फ्रेंड्स बता सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ अपना कनेक्शन अच्छा रखें, ताकि माँ बाप खुद उस अलामत को पिक कर सकें। उसके बाद जब आपने इसके अलामत को पिक कर लिया, तो पहला काम आपने ये करना है कि किसी मुस्तनिद डॉक्टर से जाके इसका इलाज शुरू कराना है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है, और कुछ ही CBTs के साथ बच्चा जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। और जब आप इसको फ़ौरन ट्रीट करते हो अर्ली डिटेक्ट करके, तो जो लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उससे आप बच जाते हो। और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाते हैं सुसाइडल थॉट्स, यानी खुदकुशी करने का उनका ऐसे बच्चों का दिल करता है, या उनका दिल करता है कि वो ड्रग्स लेनी शुरू कर दें, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू कर दें। ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है। इससे आप बच जाते हैं जब अर्ली डिटेक्शन हो गया और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो गई। तीसरे नंबर पे बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। पेरेंट बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकता है? आप उसको अच्छा खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, लेकिन बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप उसे क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। तो पेरेंट्स ने बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है? पेरेंट्स ने बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे इंप्रूव करनी है कि आपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है। इसमें कुछ माँ बाप के मसाइल होते हैं कि समटाइम्स फादर किसी बाहर वाले मुल्क में है, या वो वीकेंड्स ओनली पे अवेलेबल हैं, तो आपने अपने घर की रूटीन के मुताबिक, समटाइम्स दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं, आप दोनों माँ बाप ने बैठ के बच्चे के मुताबिक या अपनी रूटीन के मुताबिक कोई ऐसा टाइम बनाना है जो आपका और बच्चे का हैप्पी टाइम हो और क्वालिटी टाइम हो। ये हफ्ते में 1 दफ़ा भी हो सकता है, ये दिन में 1 दफ़ा भी हो सकता है, ये महीने में 3 से 4 दफ़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको महीने में 3 से 4 दफ़ा रख रहे हैं तो आपने उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। अगर आप उसको रोज़ रख रहे हैं तो आप ड्यूरेशन उसका कम रख सकते हैं। लेकिन जब आप उसको महीने में 3 से 4 दफ़ा या से 6 दफ़ा रख रहे हैं, तो आपने जो टाइम है उसको बढ़ाना है और उसकी क्वालिटी अच्छी रखनी है। उसमें बच्चा गैजेट्स ना इस्तेमाल करे, उसमें आपने बच्चे को उदास नहीं होने देना, उससे दिल की बातें पूछें, उसे बातें समझाएं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये सस्पेक्ट करते हैं कि आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जिसे हेल्प की ज़रूरत है या वो डिप्रेशन में है, तो इन सिम्टम्स को नोट करके आप उसके एक तो पेरेंट्स को बताने की कोशिश करें, और फिर पेरेंट्स के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो किसी मुस्तनिद माहिर डॉक्टर के पास ले जाकर बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें।